हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पष्ट विद्या में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हिंदी में हमने व्यंजन देखा था, व्यंजन के प्रकार देखे थे और व्यंजनों के वर्गीकरण की हमने शुरुआत की थी। ठीक है, तो उसमें हमने जो है व्यंजन के प्रकार देख लिए थे और व्यंजन के वर्गीकरण की हमने बात की थी। उसमें पहला वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था घोष या कंपन के आधार पर। आज हम देखेंगे दूसरा प्रकार है प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन किसके आधार पर? प्राणवायु के आधार पर। अब प्राणवायु के आधार पर अगर हम व्यंजन की बात करें तो प्राणवायु के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। देखिए, प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। यानी कि ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में मुख से कम वायु निकलेगी वो अल्प प्राण। अल्प का मतलब आपको पता है कम होता है और महा का मतलब होता है ज्यादा। तो ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में मुख से ज्यादा वायु निकले, कम वायु निकलेगी वो अल्प प्राण, ज्यादा वायु निकलेगी वो महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इनकी हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें अल्प प्राण की तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है साहब 30। कितनी होती है? 30। अब ये कैसे कैसे होती है 30? तो आपने वर्गीय व्यंजन पढ़े थे, उसमें कुछ वर्ण ऐसे थे जो अल्प प्राण है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो महाप्राण है। अब अल्प प्राण कौन कौन से हैं? जैसे हम बात कर लेते हैं, यहां पर एक लाइन लिख लेता हूं मैं कावर की। क ख ग घ ड़। इसे हम एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम एक ही लाइन से अंदाजा लगा लेंगे क्योंकि मैं बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग है कि नहीं? ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से वर्ण है जिन्हें बोलने में मुख से कम वायु निकलेगी? तो आप देखिए क आराम से बोला, लेकिन ख बोलने में मुख से ज्यादा वायु निकली। फिर हमने ग बोला, आराम से बोल दिया। फिर घ बोलने में मुख से ज्यादा वायु निकली और ड को हम आराम से बोल सकते हैं। तो अल्प प्राण में कौन सा रख देंगे? 1, 3 और 5। ठीक है, तो वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या हो जाता है साहब? आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। अब आप सोच रहे होंगे इनकी तो संख्या हुई मात्र 15, हमें निकालने हैं टोटल 30। फिर बाकी के कहां से आते हैं साहब? चलिए, तो आपने अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे। अंतस्थ व्यंजन कितने थे? 4 थे, यानी कि य, र, ल और व। कितने थे? 4 थे। अब संख्या होगी साहब इनकी 19। अभी 11 की जरूरत और है। इसमें आपके सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं वो भी इसी में आ जाएंगे बच्चों। तो कितने हो जाते हैं? 11। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो 30 हो जाएगी ये संख्या जुड़कर। कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है, क्योंकि सभी स्वर भी आप अगर बोल के देखोगे ना तो उनसे भी मुख से कम ही वायु निकलती है, इसलिए उन्हें अल्प प्राण की श्रेणी में ही रखा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे महाप्राण की। नोट करिए फटाफट से। ठीक है दोस्तों, चलिए महाप्राण की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है बच्चों वो होती है 14। अब 14 कैसे होती है वो समझ लीजिए। आपको पता है यहाँ बीच में से बच गए सब महाप्राण वाले, ये एक ही है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ग। ठीक है, वर्गीय। तो इनकी संख्या होगी बच्चों 10। ठीक है, फिर 4 कहां से आएंगे? तो 4 आपके जो ऊष्म व्यंजन जो बचे हुए हैं वो भी इसी में आ जाएंगे दोस्तों। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं आपको पता है? 4 होते हैं। कौन कौन से? श, स और ह। ठीक है, इस तरीके से ये 4 हो जाएंगे। तो इनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी होगी बताइए जरा?
तो इनकी संख्या होगी 14। कितनी होगी बच्चों? 14 होगी। तो इस तरीके से ये महाप्राण व्यंजन हो गए। तो प्राण वायु के आधार पर जो हमने व्यंजन देखे थे वो दो प्रकार के, एक अल्प प्राण एक महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राणों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या थी 30। वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, टोटल हो गए 15, ठीक है। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य र ल ब कितने हो गए? 4, ठीक है। फिर उसके बाद सभी स्वर, टोटल कितने हो गए? 30, ठीक है। ये पहला हो गया हमारा। उसके बाद बात करेंगे हम महाप्राण की। तो महाप्राणों की संख्या है 14। कितनी है? 14। तो इसमें वर्गीय व्यंजन दूसरा और चौथा वर्ग, ठीक है, तो कितने हो जाते हैं? 10। फिर बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन कितने हो जाते हैं? 4, स श स ह, तो 14। तो टोटल मिला के कितने हो गए? ये 14 हो गए, ठीक है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया प्राण वायु के आधार पर व्यंजन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। नोट हो गया? चलिए, उसके बाद तीसरा प्रकार हम देखेंगे, वो है आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अगला कौन सा है बच्चों? तो वो है संयुक्त व्यंजन। अब बात करेंगे भाई संयुक्त व्यंजन की। अब ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? चलिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या होती है बच्चों 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं वो? तो वो होते हैं श, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। ये होते हैं बच्चों 4। अब नाम से ही समझ लीजिए संयुक्त व्यंजन, यानी कि दो व्यंजनों के मेल से बने होंगे, संयुक्त होके बने होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर छ किससे मिलकर बना है, तो ये बना है क धन स। अगर मैं बात करूं त्र किससे मिलकर बना है, त धन रा से मिलकर बना है। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये बना है ज धन य से मिलकर बना है, ठीक है। फिर अगर इसकी बात की जाए तो ये श धन रा से मिलकर बना है। इस तरीके से ये आपके 4 संयुक्त व्यंजनों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। 2 वर्णों से मिले ना, इसलिए इन्हें संयुक्त कहा जाता है। ये नोट कर लीजिए भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। नोट हो गया ये? चलिए, अच्छा आपसे पूछ रहे नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? तो नासिक के व्यंजन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। तो ये व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया बच्चों। अब उसके बाद हम करेंगे बात उच्चारण के आधार पर व्यंजन, ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की बात करें तो हेडिंग बना लीजिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन भाई कितने प्रकार के होते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। अगर हम बात करें उच्चारण के आधार पर व्यंजन तो ये होते हैं आपके 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पहला प्रकार होता है आपका स्पर्शी व्यंजन। कौन सा? स्पर्शी व्यंजन।
ठीक है। दूसरा होता है आपका, तो दूसरा होता है आपका संघर्षी व्यंजन। ठीक है। तीसरा हो जाता है आपका, तो तीसरा जो व्यंजन है वो है आपका स्पर्श संघर्षी। चौथा प्रकार कौन सा है, तो ये चौथा प्रकार है आपका स्पर्शहीन। स्पर्शहीन या संघर्षहीन व्यंजन। स्पर्शहीन या संघर्षहीन। पांचवा प्रकार आता है आपका, तो वो है आपका नासिक्य व्यंजन। कौन सा बच्चों, नासिक्य व्यंजन। अब ये पांचों देख लेते हैं भाई पहले, ठीक है। बाकी के जो बच्चे हैं तीन को अगले पेज पर देख लेंगे। अगर हम बात करें स्पर्शी व्यंजन की, तो आपको पता है सभी वर्गीय व्यंजन, सभी वर्गीय व्यंजन जो आपने पढ़े थे ना अभी, वो सारे के सारे इसी में आ जाते हैं स्पर्शी में। ठीक है, कितने हो जाते हैं 25। फिर बात करते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, जो आपके उष्ण व्यंजन होते हैं वही संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें बोलने में थोड़ा सा संघर्ष लगता है अंदर से, इसलिए संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, वर्गीय व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी में आपके चार वर्ग के प्रथम 4 वर्ड आ जाते हैं। चा वर्ग के प्रथम 4, चा छा जा झा, या नहीं आएगा, या आ जाएगा पंचमाक्षर में, नासिक में आ जाएगा। इसलिए स्पर्श संघर्षी में चा वर्ग के प्रथम 4 अक्षर ही आएंगे। कौन कौन से, चा छा जा झा। ठीक है, ये 4 आएंगे। इसके बाद बात आती है संघर्षहीन व्यंजनों की। किसकी, संघर्षहीन। ठीक है, तो संघर्षहीन में आते हैं आपके, इन्हें बोलने में कोई संघर्ष नहीं लगता है, इसलिए इन्हें संघर्षहीन कहा जाता है। या इन्हें अर्ध स्वर की संज्ञा भी दी जाती है बच्चों, अर्ध स्वर की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नासिक्य व्यंजन। अब नासिक्य व्यंजन में आपको वर्गीय व्यंजन में पहले ही बता चुका हूं, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका, नासिक व्यंजन हो जाता है। नोट कर लो फटाफट से, ताकि आपके ये प्रकार भी कंप्लीट हो जाए। नोट हो गया, चलिए। फिर इसके बाद हम 3 प्रकार और बात करेंगे। 3 प्रकार कौन कौन से आते हैं उन्हें भी देख लीजिए। 3 प्रकार कौन कौन से, तीन 5 तो हो गए आपके। फिर उसके बाद आता है पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण। ठीक है, पार्श्विक वर्ण। एक आता है आपका, वो है आपका प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वर्ण। एक आता है आपका प्रकंपित के बाद एक आता है आपका ताड़न जात। कौन सा, ताड़न जात। इस तरीके से 2 और देखनी है भाई। पार्श्विक वर्ण की अगर हम बात करें, तो पार्श्व का मतलब होता है किनारा, किनारे से एक वर्ड निकलता है जिसका नाम है ला। क्या, ला। उसके बाद आता है आपका प्रकंपित में, प्रकंपित में आ जाता है आपका रा। कौन सा आता है, रा। फिर अगर हम बात करें ताड़न जात की, तो ताड़न जात में आते हैं आपके उच्छिप्त या द्विगुण वाले, ड या ढ, ये दोनों इसी में आ जाते हैं आपके। इन्हें हम उच्छिप्त भी कह देते हैं या द्विगुण भी कह देते हैं। ठीक है, ये वाले जो वर्ण है वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने 8 प्रकार देखने थे। ये आपका 6वां हो गया, 7वां और ये 8वां। ठीक है, तो ये 8 आपके कंप्लीट हो गए। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों,
ये नोट कर लो फटाफट से। अगर ये कंप्लीट हो गया हो तो मिटा दिया जाए। चलिए, उसके बाद हम देखने वाले हैं बच्चों यहाँ पर अयुग्वाह। क्या देखेंगे यहाँ पर हम? अयुग्वाह। क्योंकि व्यंजन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, अभी वर्णमाला कंप्लीट नहीं हुई है, याद रखिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ व्यंजन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि वर्णमाला का ही तीसरा भी अंग आता है जिसके हम कहते हैं अयुग्वाह। क्या कहेंगे? अयुग्वाह। अयुग्वाह में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, अंग है, पढ़ा है, छोटी अंग बड़ी अंग कह देते थे। ये दो वर्ड जो है वो क्या कहलाते हैं आपके? अयुग्वाह कहलाते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये अयुग्वाह भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, अनुस्वार। ये अनुस्वार लगा है ना, ये बिंदी। अनुस्वार जो होता है, इन्हें अनुस्वार को दीर्घ स्वर माना जाता है। क्या माना जाता है? दीर्घ स्वर। यहाँ पर हमने जो मात्रा के आधार पर देखे थे ना, उस पर दीर्घ स्वर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसमें दो वर्ड जुड़ गए, एक बिंदी और एक का, तभी तो ये दीर्घ बन गया, ठीक है। ये नोट कर लीजिए भाई, ये नोटेड पॉइंट है बस। तो ये आपका अयुग्वाह कंप्लीट हो जाता है। ठीक है साथियों, तो ये हमारे व्यंजन कंप्लीट हो गए। वर्णमाला कंप्लीट नहीं हुआ है। इसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यंजन, जैसे कुछ विदेशी भी है, कुछ का मिश्रण होकर बनाए, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो है वीडियो वो यहीं तक रहेगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो तुरंत मिल सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।